हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है थर्सडे 7 नवंबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो हमारे नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एचटीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइटन की क्वार्टरली रिजल्ट्स और आखिरी में हम बात करेंगे इंडिया के ऑटो सेक्टर के बारे में। एंड एज यूजुअल आज का डेली ब्रीफ एंड करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। एचटीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एक बड़े एनबीएफसी आईपीओ के लिए तैयारी कर रहा है, जिससे 12,500 करोड़ रुपीस रेज करने का प्लान है, जो देश के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक मेजर माइलस्टोन है। एचटीबी बैंक की सब्सिडरी होने के नाते इसके पास 90,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है और इसका पब्लिक डेब्यू इंडिया के लेंडिंग मार्केट के डायनामिक्स को बदल सकता है। उनकी आईपीओ फाइलिंग बिजनेसेस, नंबर्स और ब्रॉडर एनबीएफसी लैंडस्केप के इनसाइट्स का खजाना है। एचटीबी एक फुल स्पेक्ट्रम लेंडर के रूप में काम करता है, जो अर्बन और रूरल रीजन्स में इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों को सर्व करता है। इसका पोर्टफोलियो काफ़ी ब्रॉड है, जिसमें सिक्योर्ड लोन्स का सब्सटैंशियल पोर्शन है, जो मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम पे स्टेबिलिटी देता है। एचडीबी की लोन बुक का लगभग 71% सिक्योर्ड एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी और व्हीकल से कवर होता है, जो क्रेडिट रिस्क के अगेंस्ट एक सॉलिड कुशन प्रोवाइड करता है। बाकी 29% अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, जो रिस्कियर हैं लेकिन हायर इंटरेस्ट रेट्स के साथ आते हैं। लेंडिंग के अलावा एचटीबी बीपीओ सर्विसेज से भी रेवेन्यू जनरेट करता है, जो प्राइमरीली एचडीएफसी बैंक को प्रोवाइड की जाती है, कलेक्शंस और बैक ऑफिस फंक्शंस को सपोर्ट करते हुए। ये सर्विस छोटी होने के बावजूद एचटीबी की टोटल इनकम का अप्रॉक्सीमेटली 7.71% कंट्रीब्यूट करती है। एचडीबी के रीसेंट फाइनेंशियल स्टेडी ग्रोथ दिखाते हैं, जिसमें लेंडिंग रिस्क की केयरफुल मैनेजमेंट है। लेट्स लुक एट नेट इंटरेस्ट मार्जिन विच इज एनआईएम, जो ये मेजर करता है कि एचडीबी लोन से कितना अर्न करता है उन्हें फंड करने की कॉस्ट के मुकाबले। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.85% था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 8.25% से थोड़ा कम है। ये छोटी सी गिरावट ये दिखाती है कि राइजिंग कॉस्ट्स और कॉम्पिटिशन्स प्रॉफिट्स पर कुछ प्रेशर डाल रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज पैट फाइनेंशियल ईयर 2024 में ऑलमोस्ट 2,400 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से 25.6% की हेल्दी इंक्रीज दिखाता है, जब एचटीबी अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहा था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स विच इज एनपीए, मतलब ऐसे लोन्स जहां बोरोअर्स पेमेंट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लो लेवल पर है। ग्रॉस एनपीए 1.9% एंड नेट एनपीए 0.63% रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये लो एनपीए लेवल्स एचटीबी की केयरफुल लेंडिंग अप्रोच को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लोन क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है। लेकिन एचटीबी आईपीओ क्यों लेके आ रहा है? एचटीबी आईपीओ से 2,500 करोड़ रुपीस अपने मेन फाइनेंशियल बैकअप विच इज टियर 1 कैपिटल को बिल्ड करने के लिए यूज करेगा। इससे कंपनीज को प्रोटेक्शन मिलेगी अगर लोन्स खराब हो जाएं या कंपनी मुश्किल में आए। इस कुशन को बढ़ाकर एचडीबी ज़्यादा पैसे कस्टमर्स को सेफली लेंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस की ज़रूरत को पूरा कर सकता है और डाउनटर्न्स के बावजूद स्टेबल रह सकता है। और बचे हुए 10,000 करोड़ रुपीस आईपीओ से एचडीएफसी बैंक द्वारा ऑफर फॉर सेल होगा, जो एचडीएफसी को लिक्विडिटी देगा, जबकि एचटीबी को पब्लिक मार्केट में एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाता है। क्योंकि एचटीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अभी एचडीएफसी बैंक की 100% सब्सिडरी है, इसका मतलब ये हुआ कि एचडीएफसी बैंक खुद 10,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल पोर्शन से रिसीव करेगा, जिससे उसे एडिशनल लिक्विडिटी मिलेगी। एचडीबी एक हाईली कंपेटिटिव एनबीएफसी मार्केट में ऑपरेट करता है, जहां एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं और जिनकी सिग्निफिकेंटली लार्जर एयूएम्स हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, जो 2,44,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा एयूएम के साथ डोमिनेट करता है और एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज और हाई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाना जाता है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट व्हीकल फाइनेंसिंग में स्पेशलाइज करता है, जिसकी एयूएम 1,53,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है।
श्रीराम फाइनेंस एक कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में लीडर है, जिसकी AUM 1,92,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है और लॉयल कस्टमर बेस भी है। HDB की AUM 90,230 करोड़ रुपीस इनके मुकाबले काफ़ी छोटी ज़रूर है, लेकिन पिछले 2 सालों में ये स्टेडली 21.18% CAGR से बढ़ रही है। सिक्योर्ड लेंडिंग पर फोकस और लो NPA लेवल्स HDB को कंपटीशन के बीच एक स्टेबल फाउंडेशन देते हैं। HDB की यूनिक पोजीशनिंग कुछ की स्ट्रेंथ से आती है। नंबर 1, एक्सटेंसिव रूरल एंड सेमी अर्बन रीच। बहुत सारे NBFCs के कंपैरिजन में HDB की 71% ब्रांचेस टियर 3 और टियर 4 एज वेल एज रूरल एरियाज में हैं, जो अंडर बैंक्ड रीजन्स में डिमांड कैप्चर करती है। नंबर 2, डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट। HDB की कंजर्वेटिव लेंडिंग अप्रोच सिक्योर्ड लोन्स पर फोकस करके NPS को लो रखती है। जबकि HDB ग्रोथ के लिए पोजिशन्ड है, इससे कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, which is pressure on NIM. फाइनेंशियल ईयर 2024 में NIM 7.85% पर होने से थोड़ा गिर गया। अगर बोरिंग कॉस्ट बढ़ते या ये कंपेटिटिव रेट्स देने की ज़रूरत पड़ती है तो मार्जिन प्रेशर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन HDFC बैंक फॉर BPO रेवेन्यू। BPO सर्विसेज छोटी इनकम स्ट्रीम होने पर भी रिस्क रिप्रेजेंट करती हैं। अगर HDFC बैंक की आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजी शिफ्ट होती है तो ये रेवेन्यू इम्पैक्ट कर सकती है। ब्रॉडली NBFC लैंडस्केप में HDB का IPO सही समय पर आ रहा है। इंडिया की मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रही है और अंडर बैंक टियर 3 और टियर 4 रीजन्स में क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है। इसलिए HDB के पास टैप करने के लिए एक वास्ट मार्केट ऑलरेडी सेटअप है। इसकी केयरफुल बैलेंस सिक्योर्ड लेंडिंग, लो NPAs और रूरल रीच इसे स्टेडी ग्रोथ के लिए अच्छा पोजीशन करती है। लेकिन जब HDB स्केल अप करेगा और पब्लिक मार्केट में अडेप्ट करेगा तो चैलेंज ये होगा कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच को मेंटेन करें जब मार्जिन प्रेशर्स और कंपटीशन फेस हो रहे हों। बड़ी बात यह है कि क्या HDB इस स्पेस पर ग्रो कर सकता है बिना रिस्क मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ किए। ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। अब चलिए आज की दूसरी स्टोरी डिस्कस करते हैं। टाइटन इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी प्लेयर है और उनकी परफॉर्मेंस देखकर ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसका अच्छा आइडिया मिलता है। टाइटन वॉचेस, आईवेयर और लाइफस्टाइल एसेसरीज भी बेचता है, पर उनके बिजनेस का लगभग 90% ज्वेलरी से आता है। इसलिए जब हम टाइटन के बारे में बात करते हैं तो ये इंडियन कंज्यूमर्स के ज्वेलरी स्पेंड का एक स्नैपशॉट है, जो देश के कंज्यूमर मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है। तो इस क्वार्टर में टाइटन ने कैसा परफॉर्म किया, चलिए बड़े नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में टाइटन का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पिछले साल से 26% बढ़ के 13,000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया। काफ़ी सॉलिड है ना? ये ग्रोथ ज्वेलरी सेल्स की वजह से थी, जो गवर्नमेंट ने गोल्ड पर कस्टम्स ड्यूटीज कट करने की वजह से और बढ़ गई। गोल्ड ज्वेलरी अफोर्डेबल हो गई और लोगों ने इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया। रेवेन्यू तो बढ़ गया, पर टाइटन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज पैट पिछले साल के मुकाबले 23% गिर गया। ये डिक्लाइन हायर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स, कैरेट लेन एक्विजिशन के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और ज्वेलरी बिजनेस में कुछ बदलाव की वजह से हुआ। ज्वेलरी सेल्स इस क्वार्टर में 25% से बढ़ी, बट एक ट्विस्ट है। ये ग्रोथ होने के बावजूद ज्वेलरी सेगमेंट का प्रॉफिट मार्जिन 540 बेसिस पॉइंट से गिर गया, जो पैट के गिरने का एक मेजर रीज़न भी है। आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो कस्टम्स ड्यूटी कट का इम्पैक्ट दिखते हैं। गोल्ड पर ड्यूटी 15% से 6% कर दी गई थी, जो सेल्स के लिए अच्छी चीज़ थी, पर टाइटन को अपने इन्वेंट्री पर 290 करोड़ रुपीस का राइट डाउन लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस गोल्ड स्टॉक पर हायर ड्यूटी पे की थी। और ये वहीं पे ख़त्म नहीं होता, अगले क्वार्टर में 280 करोड़ रुपीस का और हिट आ सकता है इसी रीज़न से। अब ये तो फिलहाल के लिए एक लॉस है, पर यहाँ सिल्वर लाइनिंग भी है। ड्यूटी कम होने के बाद से गोल्ड स्मगलिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, जो मार्केट में एक बड़ा इशू था। कम स्मगलिंग का मतलब है ज़्यादा लोग फॉर्मल सोर्सेज से जैसे टाइटन से ज्वेलरी खरीदेंगे। तो लॉन्ग टर्म में कस्टम्स ड्यूटीज़ कट टाइटन के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा सेल्स ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जाएगी। फिर कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं उसमें भी एक शिफ्ट देखने को मिला है। ज्वेलरी सिर्फ एक प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है, इसमें डायमंड्स या जेमस्टोन्स वाले स्टडेड पीसेस, हाई वैल्यू सॉलिटेयर्स और प्योर गोल्ड आइटम्स जैसे बुलियन और कॉइन्स शामिल होते हैं।
इस क्वार्टर में प्योर गोल्ड बुलियन और कॉइन्स की डिमांड में बूस्ट देखा गया है, जो कस्टम्स ड्यूटी कट की वजह से था। अब सेल्स वॉल्यूम्स के लिए तो ये अच्छा है, पर मार्जिन्स के लिए नहीं, क्योंकि ये लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं और स्टडेड ज्वेलरी जैसा प्रॉफिट नहीं लाते। स्टडेड ज्वेलरी की बात करें तो सब स्ट्रगल नहीं कर रहा। जो पीसेस बड़े सॉलिटेयर स्टोन्स के बिना हैं वो एक्चुअली अच्छे से सेल हो रहे हैं, पर हाई कैरेट डायमंड्स की डिमांड में गिरावट देखने को मिली है। ये ग्लोबल डिमांड के सॉफ्टन होने की वजह से हो सकता है, पर एक और रीज़न भी है, लैब ग्रोन डायमंड्स या LGDs। ये लैब में बने डायमंड्स नेचुरल डायमंड्स जैसे ही दिखते हैं, पर इनका प्राइस काफ़ी कम है, जो कुछ इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बायर्स को हेजिटेंट कर रहा है। टाइटन की सिबलिंग कंपनी ट्रेंट ने भी अपने ज्वेलरी लाइन पर्म में LGDs बेचना शुरू कर दिया है, जो दिखाता है कि ये ट्रेंड कितना बड़ा हो रहा है। टाइटन ने अभी LGD मार्केट में जंप नहीं किया है, पर वो इसे क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो ऑब्जर्वेशन मोड में है, पर अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब हम रेडी होंगे तब इस पर डिटेल में बात करेंगे। टाइटन की लेटेस्ट एक्विजिशन कैरेटलेन ने इस क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए। इनकम 28% बढ़ी, स्टडेड ज्वेलरी कैटेगरी में 41% ग्रोथ देखी गई और ये सब टोटल सेल्स का 79% है। 11 नए स्टोर्स ऐड हुए। अब टोटल 280 स्टोर्स 119 सिटीज में हैं। अब ज्वेलरी के अलावा टाइटन के दूसरे सेगमेंट्स की बात करते हैं। वॉचेस बिजनेस सॉलिड रहा, जो ईयर ऑन ईयर 19% बढ़ा डोमेस्टिक डिमांड की वजह से, स्पेशली उनके प्रीमियम ब्रांड्स टाइटन और हिलियोस के एनालॉग वॉचेस के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनालॉग वॉचेस की डिमांड तो बढ़ी, पर उनके वेरेबल लाइंस मतलब स्मार्ट वॉचेस में स्लाइट हिट देखा गया, जो शायद इस मार्केट की प्राइसिंग प्रेशर्स की वजह से हो सकता है। आईवेयर में ग्रोथ मॉडेस्ट थी, अप्रॉक्सीमेटली 7% पर टाइटन अपने प्रोडक्ट लाइन को रिपोजिशन करने की कोशिश कर रहा है। उनके टाइटन आई+ स्टोर्स में अब और ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अफोर्डेबल फ्रेम से लेके हाई एंड सनग्लासेस तक। ये वाइड कस्टमर बेस को अट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी का पार्ट है। आगे क्या है टाइटन के लिए? ज्वेलरी सेक्टर और टाइटन का उसमें रोल एक टर्निंग पॉइंट है। कस्टम्स ड्यूटी एडजस्टमेंट जैसे रेगुलेटरी चेंजेस, गोल्ड प्राइसेस की फ्लक्चुएशन और लैब ग्रोन डायमंड्स का राइज, सब कुछ प्ले में है। इन फैक्टर से टाइटन नई डायरेक्शंस में पुश हो सकता है और हम देखते हैं कि क्या वो कभी LGDs में एंट्री लेते हैं। सिंपल शब्दों में टाइटन इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस हमें इंडियन कंज्यूमर मार्केट के फ्यूचर के बारे में काफ़ी ही कुछ बताती है और कैसे बड़े ब्रांड्स इन चेंजेस को अडेप्ट कर रहे हैं। ये टाइटन के लिए एक एक्साइटिंग टाइम है और हम उनकी जर्नी को आने वाले क्वार्टर्स में ज़रूर फॉलो करेंगे। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। चलिए अब डिस्कस करते हैं इंडिया के ऑटो सेक्टर के बारे में, क्योंकि सितंबर एक नाइटमेयर मंथ था इंडिया के ऑटो सेक्टर के लिए। ये कई वजह से हो सकता है। एक कमज़ोर इकोनॉमी, फ्लड्स जो नॉर्थ इंडिया में सेल्स को रोक रहे थे, और इस महीने में पितृ पक्ष का होना, जो एक 16 डेज का पीरियड है जब लोग नई चीज़ें खरीदना इनऑस्पिशियस समझते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है, इंडियन ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स ने इस सितंबर में पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 1/10 कम गाड़ियां बेची। ज़्यादातर ऑटोमेटिव कैटेगरीज को इस महीने में नुकसान हुआ। कार सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई, जिनकी सेल्स पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 1/5 गिर गई। ये इंडस्ट्री के लिए सरप्राइज था। जब कोविड-19 पैंडेमिक खत्म हुई तब व्हीकल्स की डिमांड बूम हुई, जबकि ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज ने सप्लाई को लो रखा। इंडस्ट्री 2 चीज़ों से पहचानी गई, पहली लॉन्ग वेट लिस्ट्स और दूसरी बढ़ते हुए प्राइसेस। सिर्फ 5 सालों में एवरेज पैसेंजर व्हीकल प्राइसेस 50% से बढ़कर 7.65 लाख रुपीस से 11.5 लाख रुपीस हो गए। लेकिन जब कंपनीज ने सप्लाई इशूज़ को ठीक किया और प्रोडक्शन बढ़ाई डिमांड को पूरा करने के लिए, तब सभी डिमांड जैसे ख़त्म ही हो गई। सालों तक लॉन्ग वेटिंग लाइंस को सर्विस करने के बाद डीलरशिप्स अब ऐसे व्हीकल्स के साथ स्टक हो गई हैं जिनको वो बेच नहीं पा रहे। उनकी इन्वेंट्रीज 3 महीने तक चल रही थी। कंपनीज को अपने कार्स बेचने के लिए बड़े डिस्काउंट्स देने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ कार्स पर ये डिस्काउंट्स 3 लाख तक गए। सब मिलाकर ऑटोमोबाइल सेक्टर का सितंबर क्वार्टर अपने 10 मंथ में सबसे कम ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अगर आप इस सेक्टर में थे या इसमें इन्वेस्ट किया था तो शायद आप सितंबर के एंड तक पैनिक कर रहे थे। दिए गए फैक्टर्स ये दिखाते हैं कि डिमांड कम हो रही थी, अर्निंग्स गिर रही थी और दुनिया की उदासी भरी इकोनॉमी ने हमें पकड़ लिया था।
लेकिन फिर अक्टूबर आया और इसके साथ फेस्टिव सीजन भी। नवरात्रि मंथ के फर्स्ट हाफ में आई और दिवाली सीजन भी शुरू हो रहा था जब मंथ खत्म हो रहा था, और ये बहुत से लोगों को मार्केट की तरफ खींच रहा था। रिजल्ट, सेक्टर की रिमार्केबल रिकवरी सब जगह देखी गई। ये रिवर्सल पैसेंजर व्हीकल्स दोनों 2 और 4 व्हीलर्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था। दोनों कैटेगरीज ने पिछले अक्टूबर के नंबर्स पर काफ़ी सुधार दिखाया। लेट्स लुक एट 2 व्हीलर्स। ज़्यादातर 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी सेल में 25% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी ईयर ऑन ईयर अक्टूबर में। टीवीएस तो अपने ईयरली ग्रोथ के अप्रॉक्सीमेटली 40% तक पहुंच गया। इसके अलावा न्यूबी ओला ने पिछले अक्टूबर की सेल्स का 3/4 ऐड किया और अब इंडिया के 2 व्हीलर मार्केट का लगभग 2% होल्ड करती है। लेट्स ऑल्सो लुक एट कार्स, क्योंकि कार्स की भी सिमिलर पिक्चर है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर में पिछले साल के मुकाबले 30% से ज़्यादा ग्रोथ देखी, जबकि पिछले महीने उन्हें बड़ा नुकसान उठाया था। महिंद्रा और टोयोटा ने सितंबर में थोड़ी ग्रोथ रिकॉर्ड की थी, लेकिन बाकी इंडस्ट्री की तरह इन्होंने भी पिछले महीने अपनी सेल्स को ड्रामेटिकली बढ़ाया। पिछले अक्टूबर की सेल्स में लगभग 50% की एडिशन। सिर्फ ट्रैक्टर्स ही इस ट्रेंड से अलग हैं, जिनकी सेल्स ग्रोथ अक्टूबर में मॉडरेट हुई। ब्रॉडली पिछले कुछ सालों से ऑटो सेक्टर ने बाकी मार्केट से बेहतर फाइनेंशियल ग्रोथ देखी है। इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बाकी लिस्टेड कंपनी से तेज बढ़ रहे हैं। ये ट्रेंड शायद इस साल भी जारी रहेगा, लेकिन सेक्टर के मार्जिन्स अलग कहानी सुनाते हैं। नॉर्मली ऑटोमेटिव कंपनीज को पैसा कमाने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। इनके मार्जिन्स कंसिस्टेंटली बाकी मार्केट से पीछे रहे हैं। शायद इस साल ये और गिर सकते हैं, जबकि कई इनपुट्स की कॉस्ट घट गई है। ये फर्दर फॉल एक नेचुरल आउटकम हो सकता है उन डिस्काउंट्स का जो कार कंपनीज को पिछले कुछ महीनों में देना पड़ रहा है मजबूरी के कारण। तो अब सेक्टर कहाँ जाता दिख रहा है? नवंबर में आपको ईयर ऑन ईयर सेल्स में थोड़ी गिरावट दिखने को मिल सकती है। देखिए, पिछले साल दिवाली मिड नवंबर आई थी और वहाँ पर बहुत सारी फेस्टिव सीजन डिमांड बंच्ड अप थी। अब जब इस साल का फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है तो डिमांड शायद थोड़ी स्लो हो जाएगी फिर से। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। आपकी बेस्ट बेट ये है कि 1 महीने के डेटा को इग्नोर करें। रियल क्वेश्चन ये है कि नवंबर के बाद क्या होता है। अगर अक्टूबर की सेल्स स्पाइक सिर्फ एक एनॉमली था, तो ऑटो इंडस्ट्री अब भी आगे कुछ प्रॉब्लम्स देख सकती है जो उसका फोकस खींचती है। अगर डिमांड का ये जंप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है तो आप धीरे धीरे डिस्काउंट्स फेड होते देख सकते हैं, जबकि इंडस्ट्री के मार्जिन्स धीरे धीरे सुधर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की लास्ट स्टोरी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, अकासा एयर ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1600 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का लॉस रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के 744 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है। उनकी इनकम मोर देन 3000 करोड़ तक पहुंच गई है, जो उनके एक्सपैंडेड फ्लीट ऑफ 24 प्लेन्स, 110 से ज़्यादा डेली फ्लाइट्स और मार्च 2024 में इंटरनेशनल ऑपरेशंस की शुरुआत की वजह से हुई। नेक्स्ट, जनवरी 2025 से इंडिया लैपटॉप्स, पीसीज और दूसरे आईटी हार्डवेयर पे सख्त इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। नए रूल्स के तहत इंपोर्ट्स के लिए पहले अप्रूवल्स और मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत हो सकती है। पहले वाले 2023 के रिस्ट्रिक्शंस का इंपोर्ट्स पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, क्योंकि लगभग 60% आईटी हार्डवेयर अब भी बाहर से, खासकर चाइना से इंपोर्ट होता है। नंबर 3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल बढ़ाने का प्लान बना रही है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर लेंडिंग और नॉन रेजिडेंट इंडियंस विच इज़ NRIs को लोन्स भी शामिल हो सकते हैं। अगले 6 महीने में एक नया फ्रेमवर्क आ सकता है। नंबर 4, रिलायंस जियो का IPO 52,000 करोड़ से ज़्यादा रेस करने का एस्टिमेट है और इसकी लिस्टिंग Q2 या Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपेक्टेड है। ये वैल्यूएशन एयरटेल के बेंचमार्क पे है, जो जियो को इंडिया के पब्लिक मार्केट्स में लीडिंग टेलीकॉम प्लेयर बनाएगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।